नमस्कार, मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। मजदूरों वापस आ जाओ, हाथ जोड़ता हूं। जी हां दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए। मजदूरों वापस आ जाओ, हाथ जोड़ता हूं। यह पंजाब के उस किसान का अपील है जहां धान रोपाई शुरू हो गई है। महाराष्ट्र सरकार की गिनती, उल्टी गिनती शुरू। और तीसरा जो है, देश का मध्यम वर्ग को मोदी सरकार ने हाथ में कटोरा दे दिया, उसको कुछ नहीं दिया, रोड पर खड़ा कर दिया। अब मैं आपको पूरा न्यूज विस्तार से बता रहा हूं। पंजाब में धान रोपाई का काम शुरू हो गया और पूरा का पूरा पंजाब श्रमिक विहीन हो गया है। वहाँ के जो कामगार श्रमिक थे, उत्तर प्रदेश के, बिहार के, सब अपने अपने गांव को लौट गए। धान रोपाई का जो काम है वह स्टार्ट हो गया। जब हमने उन किसानों से पता किया और बड़े विस्तार से उन्होंने बताया कि धान रोपाई मजदूर के बगैर नहीं हो पाता, क्योंकि इस खेती में सबसे पहले धान के बीज को बड़ी गाढ़े तरीके से डाला जाता है ज़मीन में। जब उसका छोटा छोटा पौधा तैयार हो जाता है, जिसको बिचरी कहते हैं, उस बिचरी को फिर से उखाड़ कर और खेतों में जो है कीचड़ किया जाता है। उस कीचड़ में जो हमारे मजदूर भाई हैं वो ठेका लेते हैं, बीघा के हिसाब से, कट्ठा के हिसाब से और रोज पे भी। हमने दोगुना कीमत का, दोगुना मजदूरी देने का ऑफर किया, लेकिन ऑफर किसको करूं? अगर ऐलान भी करूं तो किसको? क्योंकि हमारे श्रमिक भाई हैं ही नहीं। जहां हम 3600 देते थे, 7200 देने के लिए तैयार हैं। 3000 देते थे, 6000 देने के लिए तैयार हैं। अगर डेली की दिहाड़ी 400 या 500 रुपये था, हम 1000 रुपये देने के लिए तैयार हैं। परंतु इस कोरोना संकट में हमारे श्रमिक भाई अपने गांव चले गए, खेत खाली पड़ गया। बड़े से बड़े रईस किसान जिनकी ज़मीनें हैं, अब उस ज़मीन को कैसे छोड़ दें? ट्रैक्टर पर बीज लेकर वो घर से निकल पड़े, क्योंकि एक शर्म की बात है बड़े बड़े किसानों के लिए कि आपका खेत जो है साफ है, हरा भरा नहीं है। ये किसान समाज में आपस में एक प्रकार की गाली होती है जो एक दूसरे को देते हैं कि आपका खेत हरा भरा नहीं है। उस शर्म के मारे सभी के सभी किसान घरों से निकले, ट्रैक्टर में बैठकर बीज लेकर, और डायरेक्ट जो है धान की बीज को खेतों में बो दिया, जैसे गेहूं बोया जाता है। और साफ साफ कह दिया कि इस बार उपज कम होगी, क्योंकि धान की बिचरी से जो रोपाई होती है, जो मजदूर अपने हाथ से कीचड़ में धान को रोपते हैं, उसमें उपज ज़्यादा होती है, ज़्यादा फसल निकलता है। हमने तो केवल बीज को खेतों में फेंक कर आए हैं। अब भगवान भरोसे है कि यह धान की उपज होगी या नहीं। पूरे पंजाब में हाहाकार मचा हुआ है किसानों में। वो साफ साफ कहते हैं, कोई मेरा संदेश इन श्रमिक भाइयों तक पहुंचा दे। हाथ जोड़ता हूं, मजदूरों वापस आ जाओ, जो तुम्हारी ज़रूरत है सब पूरा करेंगे, हम टूट गए तुम्हारे बगैर। ये किसान की मार्मिक अपील है और वो अपने आप को अकेले पाते हैं मजदूरों के बगैर। आपको लगता होगा ये किसान मजदूर ये कुछ नहीं है, पता नहीं कौन सी सब्जेक्ट के ऊपर ये चल रहा है, परंतु मैं आपको बता दूं, देश का जीडीपी इससे जुड़ा हुआ है। फैक्ट्री वाले महीना दिन रुक सकते हैं क्योंकि उनकी इन्वेस्टमेंट लगी हुई है, वहां दीवार और मशीनरी है। लेकिन किसानों का एक मौसम होता है, एक समय होता है। अगर समय पर उसको सिंचाई ना हो, समय पर उसे मजदूर ना मिले, समय पे उसे कोई फसल की व्यवस्था ना हो, फसल लगाई नहीं जा सकती। और इससे देश की अर्थव्यवस्था जुड़ा हुआ है। बहुत सारे लोगों ने कोरोना संकट में, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी भी आए रात को 8 बजे बैठकर और लॉकडाउन कर दिया।
यह लॉकडाउन का असर किसानों पे कितना पड़ने वाला है ये उनके दिमाग में शायद नहीं रहा। मजदूर भागे, मजदूरों को विश्वास उठ गया कि पता नहीं यह लॉकडाउन कितने दिन का है। अगर शुरू में बोल दिया जाता कि 3 महीने का लॉकडाउन है, थोड़ी अफरा तफरी मचती, लेकिन लोग उस हिसाब से अपनी व्यवस्था कर लेते। परंतु ऐसा नहीं हुआ। इसको तारीख पर तारीख देकर बढ़ाता गया और यह लॉकडाउन खुद बन गई तारीख। रही बात ये, मजदूर खेत छोड़कर भागे, किसानों को छोड़कर भागे, किसान के पास कुछ नहीं बचा। अपनी इज्जत बचाने के लिए खेतों में धान को ऐसे ही बो दिया। अब रही बात यह, उपज कम होगी, मंडी में अनाज कम जाएगा, देश का जीडीपी कम होगा, आने वाले साल में खाद्यान्न की किल्लत होगी, कई समस्याएं उभर कर आएगी जो राजनीति करने वाले लोग नहीं समझ पाते हैं। देश की आम जनता किसान के दर्द को नहीं समझ पाते हैं। किसानों के लिए हो सकता है यह आय का साधन है, परंतु देश के लिए यह सबसे बड़ा भोजन का साधन है। अब हम आपको लेकर चलते हैं महाराष्ट्र का मुंबई शहर दिनों दिन हाथ से निकलता जा रहा है। कहा तो यह भी जाता है कि यह भारत का दूसरा वुहान बनता नजर आ रहा है। वुहान जो चीन का एक शहर है जहां सबसे पहले कोरोना महामारी शुरू हुई थी। महाराष्ट्र में भी कुछ ऐसा ही हाल है और आनन फानन में हालात को बिगड़ते देखकर जो कांग्रेस के कद्दावर नेता हैं संजय निरुपम जी, उन्होंने साफ साफ मीडिया के आगे यह कह दिया कि कांग्रेस को चाहिए अपना समर्थन वापस ले ले महाराष्ट्र सरकार से। महाराष्ट्र सरकार से समर्थन वापस लेने के लिए इसलिए कह रहा हूं कि कल को कांग्रेस अपजस का भागी ना हो। यह सरकार कोरोना महामारी संभालने योग्य नहीं है। उद्धव सरकार के ऊपर सीधा सीधा उन्होंने निशाना साधा। अब सवाल यह उठता है कि आप यह कहेंगे कि संजय निरुपम जो कांग्रेस के कद्दावर नेता हैं, यह उनकी निजी राय हो सकती है, आप यह कहकर पल्ला झाड़ सकते हैं। परंतु राहुल गांधी जी जो सर्वोच्च नेता हैं कांग्रेस के, अगर वह कुछ कहें तो चिंता का विषय है, सोचना पड़ता है। राहुल गांधी जी ने कहा महाराष्ट्र में हम डिसीजन मेकर नहीं हैं, या अर्थात फैसला हम नहीं ले रहे हैं। समर्थन देना और डिसीजन मेकर बनना अलग अलग बात है। और वो साफ साफ कहते हैं कि पंजाब में हम डिसीजन मेकर हैं, राजस्थान में डिसीजन मेकर हैं, छत्तीसगढ़ में भी डिसीजन मेकर हैं, परंतु झारखंड में हमने समर्थन दिया हुआ है, महाराष्ट्र में हमने समर्थन दिया हुआ है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में 3 दल की सरकार है, एनसीपी, कांग्रेस, शिवसेना, और शिवसेना के उद्धव ठाकरे जी मुख्यमंत्री हैं। प्रश्न यह उठता है कि जब पत्रकारों को इस तरह का संदेश मिलता है तो दूसरे दल की तरफ भागते हैं। और जो पहले के पूर्व मुख्यमंत्री थे बीजेपी के, देवेंद्र फडणवीस, जब उनसे सवाल किया गया कि आप महाराष्ट्र सरकार कब गिरा रहे हैं, तो देवेंद्र फडणवीस जी ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार को गिराने की क्या आवश्यकता है, यह अपने आप गिर जाएगी। इसका मतलब यह हुआ कि बीजेपी अपनी कूटनीतिक चाल चल चुकी है। कूटनीतिक चाल का मतलब यह है, बीजेपी केंद्र से जिस सरकार को, जिस राज्य सरकार को पूरा सपोर्ट किया, पूरी ताकत दी, वहां का कोरोना संकट कम हो गया, संभाल लिया गया। जहां छोड़ दिया गया, अब इसका यह मतलब तो नहीं कि सत्ता प्राप्ति के लिए आम जनता को मौत के मुंह में डाल दिया जाए। ये भारतीय जनता पार्टी की गलत नीति है जो कि दिख गया है। सत्ता प्राप्ति के लिए वो तीनों दल को आपस में लड़ा सकते थे, विधायक खरीदना उनके आम बात है, परंतु कोरोना जैसे महामारी में हाथ झटक लेना, सपोर्ट नहीं देना, यह
कुछ अच्छी बात नहीं लग रही है, ये मानवता के खिलाफ भी है। देश भर के हजारों युवा जो बेरोजगार हैं, जो स्ट्रगल कर रहे हैं, उन्होंने मुझसे कुछ सवाल कर दिया कि आप मजदूर भाइयों का, श्रमिक भाइयों का मुद्दा उठाते हैं, आप सरकार का मुद्दा उठाते हैं, परंतु उन बेचारों का क्या कसूर था जो किसान का बेटा था। गांव का किसान का जो जमीन होता है उसको अपने संतान की तरह होता है। 2 कट्ठा 4 कट्ठा जमीन बेचकर अपने बेटे को महंगे इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला करा दिया, और जैसे ही दाखिला कराया लॉकडाउन हो गया। अब वो लड़का श्रमिक की श्रेणी में आएगा, मजदूर की श्रेणी में आएगा, या अमीर की श्रेणी में आएगा। रही बात ये, इस देश का मध्यम वर्ग किसी श्रेणी में ही नहीं आ रहा है। सरकार भी उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं देती है। देश का मध्यम वर्ग दान दे, टैक्स दे, रेट बढ़ाया जाए, मकान का किराया दे, अपने मुलाजिमों का वेतन दे, और सरकार उसे कुछ भी ना दे। ये है हालात पूरे देश का। मैं बता रहा हूं, दुकानदारों ने दुकान खोली, उसमें सामान नहीं है। कभी शायद आपने उन लड़कों के बारे में नहीं सोचा होगा जो प्राइवेट बैंक में नौकरी करते हैं। 12,000 रुपये का वेतन होता है और महीने में 12 अकाउंट खोलने की टारगेट दे दी जाती है। उनकी चड्डी और बनियान फटी हुई होती है, परंतु शर्ट सफ़ेद होता है और चमकीले कलर का वह टाई खरीद लेते हैं ताकि सामने वाले को इम्प्रेस करके एक अकाउंट खुलवा दिया जाए। और रही बात उन लड़कों के बारे में भी कभी आपने नहीं सोचा होगा जो पॉलिसी बेचते हैं। 50,000 रुपये के बाइक पर जाते हैं और 50 लाख का सपना दिखाकर एक कस्टमर तैयार करते हैं, तब जाके उनको 12,000 15,000 वेतन मिलता है। सबकी नौकरी चली गई इस लॉकडाउन में। कभी आपने उन वकीलों के बारे में नहीं सोचा होगा जो अभी अभी LLB करके बार काउंसिल का सदस्य बने, कोर्ट के दरवाजे पर पहुंचे ही थे कि लॉकडाउन शुरू हो गया। उन्होंने तो प्रैक्टिस भी नहीं देखा, कस्टमर कैसे देते हैं हरे भरे नोट, ये तो उन्होंने देखा ही नहीं। इंजीनियरिंग कॉलेज से निकलने वाला छात्र को यह कहा गया कि 15,000 रुपये सैलरी दूंगा, 12 घंटे का ड्यूटी लूंगा और कल से आ जाना, और कल तो लॉकडाउन हो गया। उन छात्रों के बारे में क्या कहा जाए। हमारे पास रिपोर्ट है दिल्ली के मुखर्जी नगर इलाके से वे लड़के जो IAS IPS का एग्जाम की तैयारी कर रहे थे, और जैसे ही लॉकडाउन हुआ मजदूर का वेश बनाकर पैदल निकल पड़े। वह यह भी नहीं कह सकते कि मैं दिहाड़ीदार मजदूर हूं, वह यह भी नहीं कह सकते कि हम अमीर आदमी हैं, क्योंकि उनके पास पढ़ाई के पैसे के अलावा कुछ नहीं होता। वह भी गार्जियन से बहाना बना बनाकर मांगते हैं। छात्र जीवन शायद आपने जिया हो या ना जिया हो, परंतु मैं बता देता हूं, जब एक छात्र हॉस्टल में होता है या शहर में होता है और पिता उसको 5,000 रुपया देता है, तो महीने के 25 दिन वह होटल में जाकर खाता है। लास्ट के 5 दिन अपने हाथ से खिचड़ी बनाने लग जाता है। ये हालात होती है उन छात्रों का जो शहर में रहते हैं। परंतु जब लॉकडाउन हो गया था 24 मार्च को, महीने का आखिरी दिन था, बच्चे के पास जेब से पैसे खत्म हो गए थे, मजदूरों के साथ पैदल चल लिया। सपना था IAS बनने का, IPS बनने का, हालात कहां से लाकर कहां खड़ा कर दिया। मध्यम वर्ग कराह रहा है, दर्द में वह अप्रोच करता है हम जैसे पत्रकारों को, मेरी दर्द बयां कीजिए। रही बात ये कि ये वे वर्ग हैं जो किसी श्रेणी में नहीं आते। आप इन्हें
SC ST OBC नहीं कह सकते, आप इन्हें दिहाड़ीदार मजदूर नहीं कह सकते। इनके पास जनधन खाते नहीं होते, इनके खातों में 2000 रुपये सरकार नहीं गिरा सकता, और ये अमीर तो होते ही नहीं हैं। इनका काम है केवल देना देना, कभी दान के रूप में, कभी टैक्स के रूप में, कभी सहयोग के रूप में, कभी मतदान के रूप में। नेता जनता सब के सब इनके ऊपर निर्भर है। सरकार के पास 2 महीने टैक्स नहीं आया तो अपने मुलाजिमों का 30% वेतन काट लिया, DA काटने का फरमान जारी कर दिया। यह मध्यम वर्ग किससे वेतन काटे? देश में बहुत जगह से हमारे पास संदेश आ रहे हैं। जो मुंबई की बार बाला डांसर हुआ करती थी, बार में डांस करती थी, भूखा मरने लग गई, पूरे भूखों मरने पे कगार पे आ चुकी है। रही बात ये शादी ब्याह का समय है, आपने सुना होगा कि शादी में कुछ इंग्लिश बैंड वाले 15-20 के ग्रुप बनाकर बाजा बजाते थे, उनका साटा हुआ करता था। किसी का इस साल नहीं हुआ। जो कटघोरी नचाने वाले, मोर मयूर का डांस करने वाले, सब के सब बेरोजगार हुए। या किस श्रेणी में आते हैं? इनको तो आप दिहाड़ीदार मजदूर भी नहीं कह सकते, क्योंकि ये म्यूजिक लाइन से जुड़े हुए हैं। मंदिरों में दान आने बंद हो गए, और जो दुनिया को आशीर्वाद देते थे राजयोग का, उनके लिए भूख योग शुरू हो गया। लोगों को आशीर्वाद देते होंगे कि आने वाला जो अप्रैल मई का महीना होगा तेरा भाग्य खुल जाएगा, लेकिन उन मंदिरों में उन ब्राह्मणों के ऊपर, भाग्य के ऊपर ताले लग गए। सरकार ने वहां भी ध्यान नहीं दिया, किसी वर्ग पर ध्यान नहीं दिया, केवल राजनीति राजनीति। और जो श्रमिक रोड पे उतर आए उनको 500-500 रुपये थोड़े बहुत लोगों को खाते में फेंक कर कुछ श्रमिक ट्रेन चलाई गई। अब मैं उन श्रमिक ट्रेन की भी बात बता रहा हूं आपको। गोवा से श्रमिक ट्रेन चलती है, पटना आना होता है और तिरुचिरापल्ली चली जाती है। हम मान लेते हैं 1 अथवा 2 अथवा 4 ट्रेन का रास्ता भटक गया। ट्रेन चालन में कई सामने होती है समस्याएं कि आने वाला स्टेशन अगर ग्रीन सिग्नल दे तब ट्रेन आगे मूव करती है। ट्रेन ने अपना रास्ता बदला, भटक गया। इसमें सरकार की साजिश की बू आती है। 1, 2, 4 ट्रेन रास्ता भटक सकती है, 40 के 40 ट्रेन कैसे रास्ता भटक सकती है? और रही बात ये, रास्ता भटकने का भी एक सीमा होता है, 25 किलोमीटर, 50 किलोमीटर। एक स्टेशन से चूक हुई, दूसरा स्टेशन पे पूछ लिया जाएगा कि यह ट्रेन कहाँ जाने वाली है, इधर क्यों आई है। ऐसा तो नहीं हो सकता कि मुंबई से गोरखपुर चलने वाली ट्रेन मुंबई से उड़ीसा पहुंच जाए और उड़ीसा पहुंचने के बाद पता लगे कि अरे इसको तो गोरखपुर जाना था। ट्रेन तिरुचिरापल्ली पहुंच जाए और फिर जाकर पता लगे उस स्टेशन पर कि हम तो तिरुचिरापल्ली के श्रमिकों को उठाने के लिए खड़े हैं, ये पटना वाले कैसे आ गए। या कहीं न कहीं से सरकार हमारे श्रमिक भाइयों को परेशान कर रही है कि अगर फ्री के ट्रेन में बैठे हो तो भूखा मारूंगा। पानी खत्म हो जाता है, क्योंकि 24 घंटे में जिस ट्रेन को घर पहुंचना हो, अगर 7 दिन रास्ते में लग जाए तो ट्रेन का जो टैंकर होता है उसकी पानी खत्म हो जाती है। हमारे बहुत सारे श्रमिक भाई 1 किलो 2 किलो चूरा, नमकीन ये सब थैले में लेकर चलते हैं, वह दूसरे दिन ही खत्म हो जाता है। भूखों मरने लग जाते हैं। ये चाहते नहीं है कि ट्रेन से कूदकर अपनी जान बचा ले। ऐसी हालात कौन पैदा कर रहा है? सरकार सीधे मुंह क्यों नहीं कह रही है हम जानबूझकर यह नौटंकी कर रहे हैं जो 40 के 40 ट्रेन भटक जाए। आप जानते होंगे जब एक ट्रेन दुर्घटना होती है तो गैंगमैन, लाइनमैन सबसे पूछताछ होती है। आगे और पीछे दोनों स्टेशन को जिम्मेदार बनाया जाता है। DRM तक
तलब कर लिया जाता है। यहाँ 40 के 40 ट्रेन पूरे देश में टहल रही है इधर से उधर, और सरकार कुछ पूछताछ नहीं कर रही है, मुस्कुरा रही है। हमारे पीयूष गोयल जी जो मंत्री हैं वो ट्वीट करके बताते हैं कि अभी जो ट्रेन खोला है ये बिल्कुल कल तक अपने गंतव्य पर पहुंच जाएगी, और पहुंचने के बाद ट्वीट करते हैं कि पहुंच चुकी है। बहुत बड़ी बात हो गई। यानी अब ट्रेन दिल्ली से पटना चलेगी, तो पटना पहुंचने के बाद मंगल कामनाएं मनाई जाएगी, शुभकामनाएं दी जाएगी कि कम से कम पटना पहुंच तो गई। बहुत बड़ा जश्न मनाया जाएगा। ये हालात बन गई है रेल व्यवस्था का, रेल मंत्रालय का। अगर आप भी बहुत ज़्यादा उत्सुक हैं कि श्रमिक ट्रेन से अपने घर जाना है, तो कम से कम 10 दिन का भोजन का व्यवस्था अपने थैले में कर लीजिएगा, क्योंकि इस ट्रेन की कोई गारंटी नहीं कि आपके घर पहुंचाने में 4 दिन ले, 24 घंटे ले या 7 दिन ले, कुछ भी हो सकता है। हाँ, ये जरूर बात है कि 40 के 40 ट्रेन घूमी जरूर है, भटकी जरूर है, दुर्घटनाग्रस्त नहीं हुई, केवल टहला रही है इधर से उधर, उधर से इधर। ये है हमारी सरकार की साजिश। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल के साथ। बिल्कुल हम फैक्ट, सच्ची घटनाएं, सच्ची न्यूज़ लेकर आपके बीच आते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।